अपने मृत शरीर को देश के लिए सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है उसमें दान कर दूं, ताकि मैं मरने के बाद भी मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मैं अपने देश के हालात को देखते रहना चाहता हूँ कि हमें अभी तक जो मिला उसमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, मैं देखना चाहता हूँ। इतना समर्पण भाव है देश के लिए। समर्पण भाव हम लोगों में, देखिए फौजी शायद देश के लिए ही पैदा होता है, चाहे वो मरणासन हो, मरने के दिन तक उसके मन में भावना होती है। बेशक सरकार हमें नहीं समझे, वो अलग बात है, वो उसका इशू है, लेकिन हमारा जो तकलीफ़ है व्यक्तिगत रूप से हमारा कहना है, ये सोच है कि हम तो देश के लिए ही पैदा हुए, कि जब हम जिंदा है यानी नौकरी में हैं, आर्मी के अंदर जब नौकरी करते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी या चाहे वो सिविल के हों या फौज के हों, अब जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन होता है तो उस समय राष्ट्रपति के बगल में खड़ा होने का या प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होने का सौभाग्य आर्मी वालों को मिलता है, और उस समय बहुत मान सम्मान पूरा हिंदुस्तान, पूरा वो दुनिया देखती है कि हाँ कोई खड़ा है। अब फौजी लोग खड़ा है और वो प्रधानमंत्री की रक्षा हेतु खड़ा है। लेकिन सब तमाम चीज़ें होता है जब आप सर्विस में थे, लेकिन आफ्टर दैट सर्विस के बाद जिस तरह से आप लोग एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और पश्चिमी चंपारण में किस तरह से आपके हालात, उस पर थोड़ा डिस्क्राइब करें। बड़ा दुर्भाग्य से देश के विषय में अभी कहना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जब हम वहाँ थे तो सब कुछ थे, यानी नौकरी में थे, वहाँ से अवकाश प्राप्त होने के बाद हमें गांव का एक नंगा भूखा आदमी भी हमें 2 गालियां दे देता है, हमारी संपत्ति को हड़प लेता है। यहाँ तक बहुत सारी घटनाएं घटी है कि लोगों की बीवियां भी छीन ली जाती है। ये सारी घटना हम झेलते हैं, और किसी ना किसी कारण में अगर गांव में किसी को दूसरे के साथ झगड़ा हुआ तो एक फौजी जो है चूँकि सच्चा बोलता है, और सच्चा बोलने वाले को गुस्सा बहुत आता है। सच्चाई बड़ा कड़वी होती है, जब वो बोलता है तो गाँव वालों के नज़र पर चढ़ जाता है, और पुलिस भी अपने मनमानी कुछ करने के लिए फौजी के ऊपर हाथ चला देता है। और हम वो भी झेल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या सिविल के कोई भी अधिकारी हो, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मान मर्यादा हमारा हमेशा धूमिल हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग क्या कहें आपसे। लेकिन पश्चिमी चंपारण बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? पश्चिमी चंपारण में हम तो आज भी कहेंगे कि हमारे जो फौजी लोग हैं एक से एक हर मामले में ट्रेंड होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उनको उतार दीजिए और उनको कह दीजिए कि आपको फलाना काम करना है तो आपके औरों से ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से वो करके देंगे। लेकिन हमारे पश्चिमी चंपारण में चाहे हमारे कलेक्टर हैं और चाहे हमारे एसपी हों, हम लोगों के जज्बात को कभी भी सम्मान नहीं देते हैं, उसको नीचे पैरों की तरफ ले जाते हैं। हमारे रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास ऑफिस नहीं है। हमें अभी 15 अगस्त का आज झंडा फहराना था तो हमें अपने कार्यालय में झंडा फहराना चाहिए था, लेकिन हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, हमें एक कार्यालय नहीं है। एक चीज़ आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोई वो है ऑफिस GSCH क्या वो खुलना चाहिए, क्या है वो? ECHS जो फौजियों का जो ट्रीटमेंट करने के लिए होता है, एक अस्पताल होता है, जिला अस्पताल के रूप में फौजियों के लिए वो जाना जाता है, तो उसी को बोलते हैं ECHS। एक होता है सर्विस सोल्जर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण 19 लगभग 70-72 में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी हुआ, लेकिन हमें आज तक ना सर्विस कमीशन का वाला वो मिला, ECHS का सुविधा मिला, ना ही हमें सोल्जर बोर्ड का सुविधा मिला, ना ही हमें कैंटीन का सुविधा मिला, ना ही कार्यालय का सुविधा मिला। हम लोग भटकते हैं आवारा, वो जो खाना बदोश के तरह हम लोग कभी वहाँ फील्ड में झंडा फहरा लिए, कभी यहाँ रमना में फहरा लिए, कभी आपके शहीद पार्क में, कोई स्थान नहीं हम लोगों का निश्चित। लेकिन हम लोगों के पास जो जज्बा है देश के प्रति, जो भावना है, लगाव है कि हम जो हैं तो सिर्फ शायद देश के लिए ही बने हैं, इस भावना से हम लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। आप तो जैसे कि आप जामिया देख रहे हैं, साथ पब्लिक न्यूज़ में मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में, और जिस तरह से हमारे साथ बैठे हुए हैं एक्स सर्विस यानी तमाम आर्मी, एक्स एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं। ओवरऑल यानी दुख ये है कि जिस तरह से उनके आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से इन्हें हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए, तमाम चीज़ें जो उनको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। और ओवरऑल क्या, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा मूलतः
घर जो हुआ ग्राम पंचायत पोस्ट तेल हुआ। पश्चिमी चंपारण के नौतन थाना का मैं प्रॉपर निवासी हूँ, लेकिन अभी मौजूदा हालत में मैं ITI बेतिया में रहता हूँ। और मैं आर्मी के अंदर 17.5 साल नौकरी मैंने किया। तत्पश्चात आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं भारतीय रेलवे के तहत सर्विस कमीशन के थ्रू रेलवे ज्वाइन किया, जहां से 25 साल नौकरी करने के बाद मैं आज अभी आपके सामने बैठा हूँ। जी, ओवरऑल जिस तरह से मैं आपके इंट्रोडक्शन परिचय में दिया कि आप लोगों की मुश्किलात, आप लोग एक तरह से आफ्टर रिटायरमेंट यानी एक्स मैन होने, आर्मी होने के नाते क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं, ख़ास तौर पर पश्चिमी चंपारण में किस तरह का दुख? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि मैं 1971 में भारतीय आर्मी को मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के 2 या 3 महीने के बाद ही बांग्लादेश जो स्वतंत्र होने के लिए उतावला हो रहा था, भारतीय मुक्ति सेना उसको मदद कर रही थी। उसके दौरान हम अभी भारतीय जो हो करके गए थे, रिक्रूट भी बढ़िया से नहीं बन पाए थे अभी। उसी दौरान हम लोगों को बांग्लादेश जाना पड़ा। और बांग्लादेश के अंदर जाने के हम तो अभी बचपना कहिए या लड़कपन कहिए, किशोरावस्था पार करके हम जब भी फौज में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को बिना किसी ट्रेनिंग के ही हम लोगों को जाना पड़ा था बांग्लादेश के। मैं बांग्लादेश की जो आज़ादी की लड़ाई में भारत का जो रोल था, आपने उसमें जी हाँ, हम एक फौजी के रूप में गए थे। सिपाही के रूप में नहीं गए थे। क्योंकि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी कि करना क्या है, लेकिन हम लोगों से वहाँ ड्यूटी क्या ली गई, आम सामने पहुँचाने का काम हम लोग करते रहे। और क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत सारी गालियाँ भी हम लोग खाते रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है गालियाँ देते थे कि रे तुम इस तरह, तुम लोग नौजवान हो और दौड़ दौड़ करके आओगे, इस तरह से आने का प्रावधान नहीं है। तुम लोग क्रॉलिंग करके इस तरह से आओ, नीचे ज़मीन पर क्रॉलिंग करके जाओ। तो हम लोग उस तरह से जाते थे, पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन हम लोगों में हौसला ऐसी थी कि शायद हम लोगों की बहाली जो हुई है अभी वो इसीलिए हुई है कि वहाँ जाओ और तुम अपना कर्तव्य का निर्वहन करो। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस उस समय तो हम एक्सपीरियंस को नहीं कहेंगे, लाइफ के जो वहाँ से आने के बाद हम लोग अनन्य प्रकार के बॉर्डरों पर गए, तरह तरह का काम किए। लेकिन 1971 के बाद हम लोग 17 साल नौकरी करके तो वहाँ से आ गए। लेकिन जो वहाँ हम अनुभव किए कि जब हम जिंदा है यानी नौकरी में हैं, आर्मी के अंदर जब नौकरी करते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी या चाहे वो सिविल के हों या फौज के हों, अब जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को जब झंडोत्तोलन होता है तो उस समय राष्ट्रपति के बगल में खड़ा होने का या प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होने का सौभाग्य आर्मी वालों को मिलता है। और उस समय बहुत मान सम्मान पूरा हिंदुस्तान, पूरा वो दुनिया देखती है कि हाँ कोई खड़ा है। अब फौजी लोग खड़ा है और वो प्रधानमंत्री की रक्षा हेतु खड़ा है। लेकिन सब तमाम चीज़ें होता है जब आप सर्विस में थे, लेकिन आफ्टर दैट सर्विस के बाद जिस तरह से आप लोग एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और पश्चिमी चंपारण में किस तरह से आपकी हालात, उस पर थोड़ा डिस्क्राइब करें। बड़ा दुर्भाग्य से देश के विषय में अभी कहना पड़ता है। हमें कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जब हम वहाँ थे तो सब कुछ थे, यानी नौकरी में थे। वहाँ से अवकाश प्राप्त होने के बाद हमें गांव का एक नंगा भूखा आदमी भी हमें 2 गालियां दे देता है, हमारी संपत्ति को हड़प लेता है। यहाँ तक बहुत सारी घटनाएं घटी है कि लोगों की बीवियां भी छीन ली जाती है। ये सारी घटना हम झेलते हैं। और किसी ना किसी कारण में अगर गांव में किसी को दूसरे के साथ झगड़ा हुआ तो एक फौजी जो है चूँकि सच्चा बोलता है, और सच्चा बोलने वाले को गुस्सा बहुत आता है। सच्चाई बड़ा कड़वी होती है, जब वो बोलता है तो गाँव वालों के नज़र पर चढ़ जाता है और पुलिस भी अपने मनमानी कुछ करने के लिए फौजी के ऊपर हाथ चला देता है। और हम वो भी झेल रहे हैं। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या सिविल के कोई भी अधिकारी हो, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मान मर्यादा हमारा हमेशा
धूमिल हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग क्या कहें आपसे। लेकिन पश्चिमी चंपारण बताइए, अब लोग क्या चाहते हैं? पश्चिमी चंपारण में हम तो आज भी कहेंगे कि हमारे जो फौजी लोग हैं एक से एक हर मामले में ट्रेंड होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उनको उतार दीजिए और उनको कह दीजिए कि आपको फलाना काम करना है तो आपके औरों से ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से वो करके देंगे। लेकिन हमारे पश्चिमी चंपारण में चाहे हमारे कलेक्टर हैं और चाहे हमारे एसपी हों, हम लोगों के जज्बात को कभी भी सम्मान नहीं देते हैं, उसको नीचे पैरों की तरफ ले जाते हैं। हमारे रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास ऑफिस नहीं है। हमें अभी 15 अगस्त का आज झंडा फहराना था तो हमें अपने कार्यालय में झंडा फहराना चाहिए था, लेकिन हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, हमें एक कार्यालय नहीं है। ECHS जो फौजियों का जो ट्रीटमेंट करने के लिए होता है, एक अस्पताल होता है, जिला अस्पताल के रूप में फौजियों के लिए वो जाना जाता है, तो उसी को बोलते हैं ECHS। एक होता है सर्विस सोल्जर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण 19 लगभग 70-72 में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी हुआ, लेकिन हमें आज तक ना सर्विस कमीशन का वाला वो मिला, ECHS का सुविधा मिला, ना ही हमें सोल्जर बोर्ड का सुविधा मिला, ना ही हमें कैंटीन का सुविधा मिला, ना ही कार्यालय का सुविधा मिला। हम लोग भटकते हैं आवारा, वो जो खाना बदोश के तरह हम लोग कभी वहाँ फील्ड में झंडा फहरा लिए, कभी यहाँ रमना में फहरा लिए, कभी आपके शहीद पार्क में, कोई स्थान नहीं है हम लोगों का निश्चित। लेकिन हम लोगों के पास जो जज्बा है देश के प्रति, जो भावना है, लगाव है कि हम जो हैं तो सिर्फ शायद देश के लिए ही बने हैं, इस भावना से हम लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन हमारा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। आप जो अभी कह रहे थे कि जैसे कि आप सीनियर बहुत हो चुके हैं, सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन आपने कहा कि मैं अपना बॉडी को भी एक तरह से देश के लिए दान देना चाहता हूँ, क्या आप थोड़ा बताएं? मैं अपने पश्चिमी चंपारण का जो मीटिंग हो रही थी उसमें सबके सामने मैं सर्व सहमति से, अपने पूरे परिवार से सहमति लेकर के मैं चला था कि आज मैं घोषणा कर दूंगा, अपने मृत शरीर को देश के लिए सरकारी हॉस्पिटल जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है उसमें दान कर दूं, ताकि मैं मरने के बाद भी मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मैं अपने देश के हालात को देखते रहना चाहता हूँ कि हमें अभी तक जो मिला उसमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, मैं देखना चाहता हूँ। इतना समर्पण भाव है देश के लिए। समर्पण भाव हम लोगों में, देखिए फौजी शायद देश के लिए ही पैदा होता है, चाहे वो मरणासन हो, मरने के दिन तक उसके मन में भावना होती है। बेशक सरकार हमें नहीं समझे, वो अलग बात है, वो उसका इशू है, लेकिन हमारा जो तकलीफ़ है व्यक्तिगत रूप से हमारा कहना है, ये सोच है कि हम तो देश के लिए ही पैदा हुए। चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक्स सर्विसमैन जो हैं, इनकी जज्बात है, लेकिन जिस तरह से मुश्किलों के साथ सामना करना पड़ता है आफ्टर रिटायरमेंट,